माई सीक्वल डेटाबेस है हमारा, ठीक है। अब नॉर्मली जावा ने जो प्रेफर किया था शुरू में, जावा ने क्या यूज किया था, JDBC ODBC कनेक्टिविटी यूज की थी। जावा यूजेस JDBC ODBC कनेक्टिविटी। ODBC क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है, मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल्ड एक सॉफ्टवेयर है। नॉर्मली एक कंट्रोल पैनल में अगर आप जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है, यहां पर पड़ा होता है ODBC। दो तरह के होते हैं, 64 बिट एंड 32 बिट, दोनों अवेलेबल है। आपके सिस्टम में जब भी कोई डेटाबेस हम इंस्टॉल करते हैं तो वो डेटाबेस 64 बिट या 32 बिट का होता है। उस डेटाबेस का ड्राइवर विंडोज इस ODBC के पास रखता है, मतलब ODBC के पास सारे डेटाबेसेस के ड्राइवर्स क्या है, रजिस्टर्ड है, जितने भी डेटाबेसेस आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं। तो थ्रू जावा यू कैन कनेक्ट। जावा ने क्या दी, अपनी कनेक्टिविटी दे दी यूजिंग ODBC, कि अगर आप ODBC से कनेक्टिविटी करते हो, क्योंकि ODBC के पास हर डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है, तो यूजिंग ODBC यू कैन कनेक्ट टू एनी डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस से आप क्या कनेक्ट कर पाओ। लेकिन जावा ने यह भी कहा कि ODBC नॉर्मली मैंने बनाया था उन डेटाबेसेस के लिए, उन JDBC ODBC जो बनाया इसने, उन डेटाबेस के बेसिस के लिए जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सपोर्ट नहीं करते। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कौन कौन सपोर्ट कर रहा है आपका SQL सर्वर डेटाबेस है, आपका Oracle है, ये क्लाइंट सर्वर है, क्योंकि इनमें एक सर्वर होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। वी हैव MySQL है। तो ये सारे हमारे जो डेटाबेसेस हैं, ये सारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के नहीं है। सपोज मुझे कनेक्टिविटी करनी है MS Access डेटाबेस के साथ, आई वांट टू कनेक्ट टू MS Excel, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ व्हाट डेटाबेस है, तो मुझे उससे कनेक्टिविटी करनी है। या कोई और इस तरह के डेटाबेसेस हैं जिनमें सर्वर टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही, उन सब के लिए जावा ने क्या बनाया था, ODBC बनाया। क्योंकि जितने भी सर्वर बेस्ड कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये अपने साथ लेकर चलते हैं हर पॉसिबल ड्राइवर का। मतलब जब Oracle आया तो Oracle ने ड्राइवर बनाया, किसके लिए, जावा के लिए अलग से बनाया, .NET के लिए अलग से बनाया, पॉसिबल जितनी लैंग्वेजेस चल रही थी उन सब के लिए उन्होंने क्या बनाया, सबके लिए उन्होंने ड्राइवर बनाए, सो दैट कि उनका डेटाबेस कहीं पर भी यूज हो सके। कि जावा अगर यूज करना चाहता है Oracle का और Oracle ड्राइवर प्रोवाइड नहीं कर रहा कि हाउ टू कम्युनिकेट विद Oracle, तो इसका मतलब क्या है, जावा Oracle का यूज नहीं कर पाए। ऐसा ना हो तो Oracle जब डेटाबेस बनाया गया, पॉसिबल लैंग्वेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग ड्राइवर्स क्या बनाया गया, मतलब इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें, इसके लिए इनके ड्राइवर्स अवेलेबल है हमारे पास। इनके ड्राइवर्स नहीं है, तो इनके लिए जो कॉमन ड्राइवर था दैट इज कॉल्ड ODBC, जावा ने वो यूज किया, हर किसी ने यूज किया। .NET ने भी कहा कि कोई ऐसा डेटाबेस है जो मैं सपोर्ट नहीं करता फिलहाल, या मेरे पास अभी उसका सॉफ्टवेयर नहीं आया, तो तब तक आप उससे किससे कनेक्ट कर लोगे, ODBC से तो कनेक्ट कर ही पाओगे, ठीक है ना। तो अभी जैसे MS Access था, हम यूज नहीं करते MS Access सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में, फिर भी आप कह सकते हो कि आप यूज कर लो, क्योंकि MS Access सिंगल यूजर है, एक टाइम पर एक ही यूजर काम कर पाएगा, मल्टीपल यूजर्स काम नहीं कर पाएंगे। जबकि SQL सर्वर और Oracle, MySQL, these all are what मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। तो MySQL से अगर मैं बात कर रहा हूं तो कनेक्टिविटी जावा डायरेक्टली भी कर सकता है, ODBC के थ्रू तो हर डेटाबेस के साथ कर सकता है। लेकिन वही बात है ना, जब डायरेक्ट कनेक्टिविटी पॉसिबल है तो why to use an intermediate called ODBC। सो जावा ने भी अधिकतर प्रेफर किया, क्योंकि जावा ओपन सोर्स आर्किटेक्चर में आता है, इसीलिए जावा ने भी प्रेफर किया कि ये ओपन सोर्स डेटाबेस का ही क्या यूज करेगा, ओपन सोर्स डेटाबेस। ओपन सोर्स डेटाबेस कौन सा आ गया, MySQL आ गया। आज की डेट में जावा को बाय कर लिया Oracle ने, इसलिए Oracle जावा लिखी आती है, बिकॉज Oracle कंपनी के पास पहले क्या नहीं था, कोई फ्रंट एंड नहीं था, डेटाबेस है फ्रंट एंड नहीं है, तो Oracle ने जावा को अडॉप्ट किया, जावा के स्विंग्स, AWT या जावा का और बहुत कुछ, उसको अडॉप्ट किया एज एन इंटरफेस, एज अ फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस।
तो अभी आज की डेट में ओरेकल जावा, इसलिए जावा भी अधिकतर सपोर्ट आपको ओरेकल की दे रहा है। बट वही बात आती है कि अगर मैं एक साइट बनाता हूँ, वेबसाइट बनाता हूँ या सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, तो ओरेकल मुझे बाय करना पड़ेगा अलग से। माई सीक्वल फ्री है, मुझे कुछ बाय करने की जरूरत नहीं होगी, मेरे लिए कोई लाइसेंसिंग कॉस्ट कुछ नहीं पड़ेगी। तो दैट मेक्स एन एडवांटेज। चले अब हम बात करते हैं कि हम माई सीक्वल डेटाबेस पर काम करेंगे। तो माई सीक्वल डेटाबेस के लिए मुझे अपने सिस्टम पे माई सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करना होगा। अब या तो मैं माई सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करूं, जब मैं ये सर्वर इंस्टॉल करूंगा तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट मिलता है, जहां पर आप सारी कमांड्स को इशू करो और अपना टास्क परफॉर्म करो, चाहे वो डेटाबेस बनाना है या कुछ भी काम करना है। एक एक काम करने के लिए आपको क्या देनी है, कमांड्स इशू करनी है, ठीक है ना। या मैंने फिलहाल क्या डाला हुआ है, जैम सर्वर डाला हुआ है। जैम मेरा एक सर्वर है जो बेसिकली अगर मैं चेक करूं तो X स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड, ठीक है। A स्टैंड फॉर अपाचे, तो अपाचे कंपनी ने बनाया। M स्टैंड फॉर माई सीक्वल एंड P स्टैंड फॉर PHP और माई सीक्वल का एक सर्वर है, अपाचे कंपनी ने बनाया। एक स्टैंडर्ड का मतलब है, पहले क्या आता था, वैम्प आता था, फिर आया लैम्प। वैम्प और लैम्प में सिर्फ यही फर्क था कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था, फिर इन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया, फिर उन्होंने एक ही बना दिया कॉल्ड जैम व्हिच वर्क्स फॉर लिनक्स एज वेल एज व्हाट विंडोज। तो अभी यही चलता है। अब मैंने ये सर्वर डाला हुआ है क्योंकि मुझे PHP के एप्लीकेशन और माई सीक्वल्स के प्रोग्राम्स को रन करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये वाला सर्वर अपने सिस्टम पे डाला हुआ है। ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम पे माई सीक्वल भी डाल देगा, PHP भी इंस्टॉल करेगा, और PHP ने मुझे क्या दे दिया, एक एप्लीकेशन दे रखी है कॉल्ड PHP My Admin, दैट इज द एडमिन पार्ट फॉर माई सीक्वल है, डेवलप्ड इन व्हाट, PHP लैंग्वेज। तो एक छोटी सी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड बना हुआ है, दैट इज डेवलप्ड इन PHP लैंग्वेज टू एक्सेस माई सीक्वल एज अ व्हाट, द एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसने बने बना दे दिया। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, मेरे माई सीक्वल का GUI हो गया। अगर ये ना होता तो मैं माई सीक्वल पे काम SQL क्वेरी से ही करता। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप अपने लोकल सिस्टम पे काम कर रहे हो या आप किसी वेब पे काम कर रहे हो तो आपको नॉर्मली PHP My Admin मिलेगा। बट अगर आप किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो जिसका GUI आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वहां आपको My Admin नहीं मिलेगा, वहां माई सीक्वल सर्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फिलहाल मेरे सिस्टम पे जैम्प इंस्टॉल्ड है, तो मैं जैम्प का यूज करूंगा। आई थिंक सो जैम्प, ठीक है। तो जैम्प इंस्टॉल है, तो मैं जैम्प को स्टार्ट करता हूँ, जैम्प स्टार्ट करता हूँ, तो बिल्कुल बॉटम पर आएगा छोटा सा जैम्प। इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसका कंट्रोल पैनल खुला आ जाएगा। अब कंट्रोल पैनल में तो बहुत सारे ऑप्शन है, क्योंकि जब जैम्प इंस्टॉल हुआ मेरे सिस्टम पर तो मेरे पास एक जैम्प सिस्टम मेरे सिस्टम पर जब इंस्टॉल होता है तो मुझसे पूछता है कि आपने क्या क्या चीजें इंस्टॉल करनी है। वास्टिस अपाचे सर्वर इंस्टॉल करना है, माई सीक्वल, फाइलजिला, मर्करी, टॉमकैट, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने सिर्फ अपाचे और माई सीक्वल ही इंस्टॉल कर रखा है और कुछ नहीं है। मैं अपाचे जो है आपका सर्वर है, सर्वर पोर्ट यूज करता है कॉल्ड 80 एंड 443, दो पोर्ट है जो ये यूज करता है। 80 is for what, HTTP and 443 is for what, HTTPS, दो पोर्ट यूज करता है। तो जब मैं इसे स्टार्ट करूंगा प्रोसेस आ जाएगा कि ये कहाँ स्टार्ट हो गया और ये दोनों पोर्ट्स को क्या एक्वायर कर लेगा, 80 एंड 443। लेकिन अगर आप नीचे देखो, जब मैंने जैम्प स्टार्ट किया नीचे रेड कलर में लिखा आ रहा है कि 80 पोर्ट अभी ऑलरेडी क्या है, यूज में है, इसलिए अपाचे स्टार्ट नहीं हो पाएगा। आपका कोई और सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल, मेरे कंप्यूटर में जो पोर्ट नंबर 80 का यूज कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है अपाचे 80 पे स्टार्ट नहीं हो पाएगा, या तो आप इसका जाके पोर्ट चेंज करो या वो सॉफ्टवेयर को बंद करो। फिलहाल मेरे सिस्टम पर विंडोज का एक सर्वर इंस्टॉल्ड है, IIS रन पे inet mgr, ये मेरा IIS सर्वर है, ये रनिंग पर है बाय डिफॉल्ट और ये पोर्ट नंबर 80 यूज करता है। तो मैं इसे स्टॉप कर रहा हूं और बंद कर रहा हूं। अब मैं अपाचे को स्टार्ट करता हूं तो ये पोर्ट 80 और 443 दोनों एक्वायर करेगा। जब तक ये दोनों एक्वायर नहीं होते इसका मतलब स्टार्टेड नहीं हुआ, 80 एंड 443। और मैंने माई सीक्वल को भी स्टार्ट कर दिया, तो माई सीक्वल 3306 पोर्ट यूज करता है, तो जिसका भी जब तक पोर्ट नंबर नहीं आएगा इसका मतलब स्टार्टेड नहीं है।
ये आ गया। अब ये जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है XAMPP, ये C में XAMPP1 नाम से एक मेरा फोल्डर है, यहाँ पर पड़ा हुआ। और इस फोल्डर में आप चेक करोगे, आपके पास एक तो MySQL का फोल्डर है, ये MySQL सर्वर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। PHP का फोल्डर है, PHP की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। और मैंने आपको बताया था PHP MyAdmin, वो भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। मैं अपने PHP के जो प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ वो नॉर्मली कहाँ रखे जाते हैं, htdocs में रखे जाते हैं, बट मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं MySQL में फिलहाल इंटरेस्टेड हूँ। अगर मैं MySQL में जाता हूँ तो MySQL में ऑप्शन है कॉल्ड डेटा। यहाँ पर आपके जितने फोल्डर्स नजर आ रहे हैं ना, ये सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं। आप चेक करो, मैं स्टार्ट करता हूँ MySQL का, मैं एडमिन पार्ट स्टार्ट करता हूँ। ये MySQL का एडमिन पार्ट दैट इज कॉल्ड PHP MyAdmin, जो मैंने अभी बताया था, वो स्टार्ट कर देगा। सो इसे मेरा सर्वर बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट पर आया और एप्लीकेशन कौन सी PHP MyAdmin, वो उसने स्टार्ट कर रहा है। ओपनिंग द साइट PHP MyAdmin। अपना माइक ऑन ऑफ कर लेना। ये देखो सामने स्लो हो गया थोड़ा सा, ये आ गया सामने ना। ये मेरे हाँ लेफ्ट साइड में अगर आप चेक करोगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, डेटाबेस की लिस्ट आ रही है। ये वो डेटाबेसेस हैं जो मेरे MySQL सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, और यही सब कुछ जो डेटाबेसेस आ रहे हैं, यही डेटा फोल्डर में क्या है, फोल्डर्स है। हर डेटाबेस का एक नया फोल्डर क्या है, क्रिएट हो गया है। सो MySQL में आए तो फिलहाल PHP MyAdmin है, तो हर काम करने के लिए मुझे एक यूजर इंटरफेस मिलेगा, मतलब पूरा प्रॉपर इंटरफेस है। मुझे कोई कमांड इशू नहीं करनी फ्रॉम द टेबल टू व्हाट एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड इंसर्शन, डिलीशन या कुछ भी। मुझे कोई कमांड नहीं चलानी, कोई क्वेरी नहीं लिखनी। हम अधिकतर जब काम करेंगे, जैसे जावा में हमें काम करना है, तो जावा में मुझे SQL क्वेरीज ही लिखनी पड़ेंगी, बट सिर्फ इनिशियल डेटाबेस प्रिपेयर करना है वो हम डायरेक्टली कर लेंगे। मैं यहाँ पर न्यू पर आता हूँ, जैसे मुझे एक नया डेटाबेस बनाना है, सो आई विल क्लिक ऑन न्यू। मेरे सामने लिस्ट आ जाएगी, डेटाबेस का नाम पूछ रहा है मुझसे, एक नया डेटाबेस क्या बनाना है, न्यू डेटा मैंने नाम रख दिया एंड क्रिएट। एक नया डेटाबेस यहाँ पर बन गया होगा, दिस इज न्यू डेटा। फिलहाल इसने बाय डिफॉल्ट उस डेटाबेस को ओपन भी कर दिया। आप ऊपर चेक कर सकते हो डेटाबेस करंटली कौन सा है, न्यू डेटा। नो टेबल्स फाउंड, आपके इस डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है। फाइन, मुझे टेबल बनाना है तो नीचे ऑप्शन दे रहा है कि आप टेबल बनाना चाहते हो तो बना लो। मैंने स्टूडेंट्स नाम से 4 कॉलम्स का एक टेबल बना लिया। 4-5 बाद में भी बढ़ा सकता हूं मैं, जरूरी नहीं कि अभी 5 कर दिया तो 5 ही रहेंगे, अभी 5 किया तो 3 भी हो सकते हैं, बाद में जितने चाहे बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। मैं गो पे क्लिक करता हूं तो मुझे 4 कॉलम्स का एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि आपको एक टेबल बनाना है, टेबल में 4 कॉलम्स रखने हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। डिफाइन करो, पहला क्या है, कॉलम का नाम क्या रखना है, कॉलम का टाइप क्या होना चाहिए, कॉलम की लेंथ, द डिफॉल्ट वैल्यू। इंपॉर्टेंट ये है, नेम, टाइप, लेंथ, डिफॉल्ट, AI ऑटो इंक्रीमेंट, ये भी बताऊंगा क्या होता है, और एक यहाँ इंडेक्स में है प्राइमरी की। ये 6 कॉलम्स इंपॉर्टेंट है। जैसे हर टेबल में हम नॉर्मली एक प्राइमरी की कॉलम रखते हैं। पहले टाइम में हमारे पास ये था कि अगर हमारे पास एक टेबल बनाना चाहते हैं, सपोज करो आप ऑल स्टूडेंट्स का, हम कहते हैं रोल नंबर को अपना प्राइमरी की बनाते हैं। बट आजकल हम कहते हैं कि रोल नंबर 2 क्लासेस, अगर एक स्टूडेंट टेबल में मल्टीपल क्लासेस का डेटा आ रहा है तो 2 क्लासेस का रोल नंबर भी सेम हो सकता है। तो हमने कहा मल्टीपल क्लासेस का रोल नंबर सेम हो सकता है, तो हमने कहा रजिस्ट्रेशन नंबर रख देंगे प्राइमरी की। बट हमने कहा अगर यहाँ पर मल्टीपल स्कूल्स का डेटा आ रहा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी शायद सेम हो सकता है। तब हमने कहा सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तरफ से एक कॉलम बना दो कॉल्ड स्टूडेंट ID अलग से, आप इसे अपना क्या बना लो, प्राइमरी की, और इसमें यूनिक वैल्यूज डलवा लें। तो आज की डेट में मुझे अगर एक स्टूडेंट टेबल बनाना है, आई डायरेक्टली से कि स्टूडेंट ID मेरा एक कॉलम बनेगा, टाइप इंटीजर, इंटीजर की कोई लेंथ नहीं होती, कैरेक्टर, varchar इनकी लेंथ होगी, इंटीजर की कोई लेंथ नहीं है। डिफॉल्ट वैल्यूज क्या यूज करेगा ना, मुझे इसे प्राइमरी की बनाना है, तो मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर प्राइमरी की। और प्राइमरी की कॉलम जो होता है ना, टेबल जो होता है, कॉलम जो होता है, वो ऑटो इंक्रीमेंट भी होता है, AI नॉर्मली हम रखते हैं। देखो आपने एक कॉलम को प्राइमरी की बनाया, इसका मतलब इसमें यूनिक और नॉट नल वैल्यूज आएंगी, मतलब इसमें वैल्यूज होगी और हमेशा यूनिक होगी। डालोगे आप ही, आप डालोगे, अगर आप कोई ऐसी वैल्यू डाल रहे हो जो डुप्लीकेट है, मैं डालने नहीं दूंगा रिकॉर्ड। आप नल डाल रहे हो तो मैं इसे स्टोर नहीं करूंगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं इसमें वैल्यूज डालूंगा नहीं, AI दे रहा हूं,
a_i टिक कर रहा हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट है, मतलब ये कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट वाला है, अपने आप अपनी वैल्यू लेता रहेगा 1 2 3 4 5। तो मुझे जब टेबल में रिकॉर्ड डालना है, बाकी कॉलम्स में डेटा डालना है, नेम इनमें डेटा डालना है। इसके लिए हमारे पास दो टाइप होते हैं, टेक्स्ट एंड varchar। अब टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट डेटा आएगा, मैक्सिमम 255 तक है इसकी रेंज, बट अगर आप 50 देते भी हो तो टेक्स्ट 50 का मतलब होता है 50 फिक्स है ऑक्यूपाई कर रहे हैं, चाहे आपने 4 कैरेक्टर क्यों ना डाले, आपने 4 डाले, ये कितने ऑक्यूपाई कर रहा है, 50 ऑक्यूपाई कर रहा है। बट जब मैं varchar की बात कर रहा हूँ, varchar 50, तो इसका मतलब है जितना डेटा डालोगे उतना ही स्पेस आएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 50 है, तो मैक्सिमम 50 का हो गया, लेकिन आप वैसे जितना डेटा डालोगे उतना ही स्पेस वो क्या है ऑक्यूपाई करेगा। सो नेम, एज, जो भी आपको रखना है, आपको 3 ही रखने हैं कॉलम, जरूरी नहीं है कि सारे बनाने हैं, आपने 3 रखे, सेव कर दो इसे, 3 कॉलम्स का एक टेबल क्या क्रिएट हो जाएगा। इसको प्राइमरी के लिए बनाएंगे, ठीक है, एक टेबल बन गया कॉल्ड students। we have student id, name and age। now we can see new data, और न्यू डेटा में एक टेबल है कॉल्ड स्टूडेंट्स का। ये बाय डिफॉल्ट आपको, क्योंकि टेबल में एक भी रिकॉर्ड पड़े नहीं है, खाली है, तो ये रिटर्न करेगा। बाय डिफॉल्ट पहला जो बटन आता है वो कौन सा आता है, ब्राउज का आता है, रिकॉर्ड देखने का। बता रहा है आपको 3 कॉलम्स है बट कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप अगर स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना चाहते हो तो स्ट्रक्चर पे जाओगे सीधा। आप चेक करना, हर बारी जब भी मैं कोई कमांड चला रहा हूँ, ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो वो ऊपर दिखाता है उसने क्वेरी चलाई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट, स्टूडेंट्स की। जब मैं स्ट्रक्चर पे जा रहा हूँ तो मुझे टेबल मॉडिफाई करने के ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब कॉलम का नाम चेंज करना है, टाइप चेंज करना है, या कुछ भी और चेंज करना है, या एक नया कॉलम ऐड करना है आफ्टर द एज, तो मैं ऐड वो पे क्लिक करता हूँ, एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ कॉल्ड सिटी। हमने इसका टाइप varchar दे दिया, varchar साइज ऑफ व्हाट 50। जब मैं सेव करूंगा तो ये मुझे क्वेरी भी बताएगा मैंने क्या चलाई, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स ऐड सिटी varchar 50, जो भी आपने चलाई आफ्टर व्हाट अ कॉलम कॉल्ड एज। तो चला ये क्वेरीज ही रहा है, बट मुझे क्वेरीज नहीं देनी पड़ी, मेरे लिए काम आसान हो। मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट भी करने हैं, तो ये रहा ऑप्शन इंसर्ट का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सारे टेबल के 2 रिकॉर्ड्स के लिए मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने रिकॉर्ड डाल दिया, ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स का, और बाकी बाद में जैसे डालता रहूंगा मैं, ठीक है। एंड गो पे क्लिक कर देता हूं तो ऑटोमेटिकली 2 कॉलम्स का 2 रिकॉर्ड बन जाएंगे ना। आई कैन सी ब्राउज, मेरे पास 2 रिकॉर्ड, उन रिकॉर्ड्स को एडिट का, डिलीट का, कॉपी का। एडिट में वही अपडेट की कमांड लग रही है, डिलीट में वही डिलीट की कमांड लग रही है, कॉपी में इंसर्ट की कमांड लग रही है। आप कॉपी लगाओगे ऊपर आपको दिखा देगा कि यस मुझे कॉपी करना है, तो एग्जैक्टली सारा खोल दिया और उसने इंसर्ट की क्वेरी क्या है फायर करवा दी। क्लियर हो गया ना। तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, कोई क्वेरी नहीं फायर करनी पड़ी, सारा काम अपने आप हो। टेबल को रीनेम भी करना है अगर, तो इसी पे सिलेक्ट करो, ऊपर देखो क्या सिलेक्टेड है, टेबल सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर ऑपरेशंस जो आएंगे वो टेबल के होंगे। क्या आपने टेबल को रीनेम करना है, टेबल का कमेंट चेंज करना है, या क्या करना है। अगर मैं न्यू डेटा पे क्लिक कर देता हूँ, सिर्फ डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ, कोई टेबल सिलेक्टेड नहीं है, तो अब जो ऑपरेशंस आएंगे वो डेटाबेस के, कि डेटाबेस का नाम चेंज करना है, या डेटाबेस को क्या करना है, रिमूव करना है। वहां जब पहले आ रहा होगा स्टूडेंट्स पे ऑपरेशन रिमूव का, वहां पर भी आ रहा होगा ऑपरेशंस, बट वो किसका आएगा, देखो कॉपी का आ गया, ड्रॉप का भी आ रहा है, एम्प्टी का भी आ रहा है, लेकिन ये किसका है, टेबल का, ड्रॉप टेबल, ठीक है। अब आपका डेटाबेस बन गया, सारे आपने बेसिक जो टेबल्स बनाने थे, कॉलम बनाने थे, कुछ डमी रिकॉर्ड्स डालने थे, वो कर लिए। आप फिर भी एसक्यूएल क्वेरी फायर करना चाहो तो एसक्यूएल का टैब भी है, आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो, चला सकते हो। और अगर आपको टेबल में कोई रिकॉर्ड सर्च करना है, क्वेरी नहीं आती, तो सर्च का ऑप्शन यहाँ पर भी गिवन है। सर्च में आपके पास आ जाएगा कि आपने क्या चीज सर्च करनी है, कौन से टेबल में, कॉलम में सर्च करनी है, मतलब कौन सा वर्ड्स वैल्यू सर्च करनी है, कहाँ कहाँ सर्च करे, कौन कौन से टेबल में, इनसाइड द कॉलम कौन कौन से कॉलम में सर्च करे, फिल्टर आ जाए। और क्वेरी का भी यहाँ पर सारे कॉलम दिखते हैं, देखो कौन से टेबल पे कौन से, मतलब सारा GUI है। क्लियर हो गया ना। अब ये डेटाबेस बन गया और आपको ये डेटाबेस कहीं और लेके जाना, तो हम इसे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हुए इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि आपने क्या सिलेक्ट कर रखा है। आपने भी डेटाबेस सिलेक्ट कर रखा है।
अगर मैं टेबल सिलेक्ट करके रखता तो एक्सपोर्ट करने पर क्या जाएगा, सिर्फ यही टेबल एक्सपोर्ट होगा मेरे डेटाबेस में। अगर और भी बहुत सारे टेबल्स बने हुए हैं वो नहीं होंगे। और अगर मैं डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूं, डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लिया, तो बाय डिफॉल्ट सारे टेबल्स हो रहे, सारे। वो अलग बात है, यहाँ पर ऑप्शन है किसका, कस्टम का, तो आप टेबल बता सकते हो कौन कौन से करना है। क्योंकि डेटाबेस सिलेक्टेड है तो डेटाबेस के सारे टेबल्स आ जाएंगे। पूछेगा आपको टेबल का स्ट्रक्चर करना है या फिर क्या करना है, डेटा करना है, क्या करना है आपसे पूछ लेगा। और डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए, अगर मैं कस्टम को हटा दूं, क्विक फॉर्मेट में लूं, या यहीं पर ऊपर देख लो कि डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए, एसक्यूएल क्वेरीज की फॉर्मेट में चाहिए या पीडीएफ चाहिए या सीएसवी फॉर एक्सेल चाहिए। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एक्सेल के लिए मिल जाएगी, तो डेटा मुझे एक्सेल में खोलना है या पीडीएफ में चाहिए सारा डेटा, या फिलहाल मुझे डेटाबेस कहीं और किसी और डेटाबेस पे डालना है, तो आई विल चूज व्हाट, सीक्वल, कि मुझे एसक्यूएल चाहिए। क्विक में ले लें तो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल है, और मैं गो पे क्लिक करता हूं, डायरेक्ट एक फाइल डाउनलोड के लिए आ जाएगी, ये आ गई। तो आपका वो सारा डेटाबेस इस फाइल में पड़ा। अब चाहे आप इस डेटाबेस को यहां से ऑपरेशंस में जाके ड्रॉप भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास उसका क्या पड़ा है, एसक्यूएल फाइल पड़ी हुई। आप फिर से जाके एक नया डेटाबेस बना सकते हो, कुछ भी नाम रखो, N1, और इस N1 में क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट अपनी इसी फाइल को हम डायरेक्टली चूज करके इंपोर्ट करवा देंगे। सो आई विल से कि डाउनलोड से मैं ये वाली फाइल जो अभी अभी हमारी डाउनलोड हुई है, न्यू डेटा, ओपन एंड इंपोर्ट, तो उस एसक्यूएल क्वेरी को जो मैंने एक्सपोर्ट किया था उसमें एक ही टेबल पड़ा हुआ था, नाउ आई हैव डन एन इंपोर्ट, तो एग्जैक्टली वो टेबल मेरा N1 डेटाबेस के अंदर आ जाएगा। सो N1 हैज नाउ व्हाट, द सेम, दिस N1 हैज व्हाट, स्टूडेंट्स, तो इंपोर्ट एंड व्हाट, एक्सपोर्ट। क्लियर हुआ। और इस डेटाबेस का भी आपके पास क्या बना होगा, फोल्डर बना होगा, डेटा में N1 नाम से क्या बना होगा, फोल्डर बना। आप फोल्डर भी कॉपी कर सकते हो, बट फोल्डर कॉपी करने में ये सिर्फ यही नुकसान आता है कि आप इस फोल्डर को पेस्ट उस माई सीक्वल पे करोगे जिसका वर्जन इससे हायर होगा और इक्वल होगा। वर्जन में डिफरेंस हुआ तो नहीं सपोर्टेड होगा। लेकिन आपने एसक्यूएल क्वेरीज की फाइल बना ली थी, एसक्यूएल फाइल बना ली थी, तो आप इसे अब जिस मर्जी वर्जन में जाके एग्जीक्यूट कर लो माई सीक्वल के, ये हर जगह पर काम करेगा।